हेलो कंपटीटर्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हुई। अब चलते हैं बीपीएससी स्पेशल। बीपीएससी को लेके ये रखा गया है बीपीएससी एईडीओ, जो कुछ समय आपको शॉर्ट वीडियो में भेजा गया होगा, और आपका एसआई एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विथ स्ट्रेटजी में। और आपका जो भी टेलीग्राम यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, टेलीग्राम चैनल का नाम, तो आप लोग ये लिख लीजिए कि है VEPS। ठीक है, VEPS ACADEMY। ठीक है, 24। ये क्या है? वेब्स एकेडमी 24 हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे हेडलाइन भी दे दिया गया है कि प्राचीन इतिहास का 50, मतलब 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाएंगे यहाँ पे। इसमें ऐसा नहीं है, आपको डिटेल में मिलेगा कि जो चीज़ के बारे में है। अगर ये हड़प्पा आया है तो हड़प्पा के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको अपने ये लिख कर ऐसे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? ये किए थे दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। अब इसका पूरा हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, इसका हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता मतलब क्या हो गया? आईबीसी हो गया, यानी इंडियन वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, आईबीसी हो गया। ठीक है, तो आईबीसी, तो सबसे पहले इसका काल जानेंगे, मतलब समय क्या रहा था। ठीक है, तो काल हुआ, समय क्या था? 33,000 बीसी से, सॉरी 3300 बीसी से आपका 1300 बीसी तक। ठीक है, 1300 बीसी तक। इसकी मैच्योरिटी जो अवस्था थी, परिपक्व, जिसको परिपक्व अवस्था अवस्था बोला जाता है, परिपक्व अवस्था जो है, इसका समय काल क्या था? 2600 से आपका 1900 तक, 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, जिसको बीसी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो अब यहाँ पे खोज खोज किसने किया था? तो क्या खोजा गया था? हड़प्पा। यही क्वेश्चन था, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, साहनी द्वारा किया गया। कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। कब? 1921 में। एक और इसमें था जो मोहनजोदड़ो का नाम से जानते होंगे आप लोग, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो खुदाई किए थे ये राखल दास बनर्जी थे। ठीक है, जिसको आरडी बनर्जी कहा जाता है, आरडी बनर्जी। ठीक, आरडी बनर्जी। कब किए थे? तो ये किए थे 1922 में। कब किए थे? डेट भी याद रखिएगा, 1922 में। फुल डिटेल आपको मिलेगा। ठीक है, आप इसका क्षेत्र जानेंगे, एरिया कहाँ तक फैला था। तो एरिया सिंधु घाट, सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी और उनकी जो सहायक नदी है, जैसे चिनाब हो गया और सतलज हो गया, ब्यास हो गया, सहायक नदी जहाँ तक फैली थी वहाँ तक ये क्षेत्र था। जो वर्तमान में क्या था? वर्तमान में अभी क्या इसको देखा जाएगा? भारत और पाकिस्तान में है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। अब इसको और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। प्रमुख नगर कौन कौन थे इसमें? आईबीसी का प्रमुख नगर कौन कौन थे? तो नगर में आ जाता है, एक तो अभी दो पढ़े हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, एक धौलावीरा था। ठीक है, धौलावीरा का नाम भी आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो धौलावीरा, यहाँ भी मैं बहुत डिटेल करवा रहा हूँ, जो गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा आपका हो गया, कालीबंगा हो गया। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा जो कहाँ है? राजस्थान में है ये। आपका लोथल हो गया, जो पतन यानी पोर्ट के नाम से विकसित था, पोर्ट था, यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल, जो गुजरात में है। ठीक है, इतना जान गए। अब इसमें नगर नियोजन के बारे में बहुत अच्छा से, ये नगर योजना इसका सबसे
बेहतरीन था। कैसा? क्योंकि ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। कैसा था? ग्रिड प्रणाली पर। कैसा? नगर योजना कैसा था? नगर योजना कैसा था इसका? ग्रिड प्रणाली पे। ग्रिड प्रणाली पे। अब ग्रिड प्रणाली पर आधारित का मतलब हो गया आपका कि उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम, ठीक है, सड़कें बने हुए थे। ठीक है, इसमें और क्या टेक्निक था? टेक्निक क्या था? पक्की ईंटों का ही उपयोग था। पक्की ईंटों का उपयोग था। ठीक है, उत्कृष्ट जल निकास था। उत्कृष्ट क्या था? जल निकास था। जल निकास व्यवस्था था। ठीक है, घरों में स्नान घर था। घरों में स्नान घर था, माने बाथरूम था। ठीक है, उस समय इतना विकसित था, सोचने वाली बात है। अब इसकी और भी संरचना है, जैसे पूछा जाता है कि महा स्नानागार, ठीक है, महा स्नानागार कहाँ था? तो आपका ये था मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। और अन्नागार, अन्नागार कहाँ था? अन्नागार तो ये था हड़प्पा में। और डॉकयार्ड, जो अभी बोल रहे थे बंदरगाह, डॉकयार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड कहाँ था? लोथल में। कहाँ? लोथल में। अब यहाँ से ये जानेंगे कि इसकी भाई कैसी जीवन व्यवस्था क्या था। तो अर्थव्यवस्था क्या था? अर्थव्यवस्था कैसा था यहाँ का? तो अर्थव्यवस्था ये आपका, अर्थव्यवस्था इसका जो था ये आपका कृषि पे आधारित था। ठीक, ठीक है, कृषि पे था। तो कृषि में क्या उपजाया जाता था? गेहूं, ठीक है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया, कपास हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था? ये तो फर्स्ट हो गया आपका। दूसरा क्या था? पशुपालन होता था। पशुपालन भी किया जाता था। ठीक है, तीसरा क्या था? व्यापार था। व्यापार भी बहुत अच्छा था, जो स्थल और समुद्री दोनों से होते थे। स्थल और समुद्री दोनों से होते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। तो आईबीसी का कला क्या था? आईबीसी में कला या स्थापत्य क्या था? कला, ठीक है, कला स्थापत्य क्या 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 था शिल्प में? जैसे कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, नर्तकी की। ठीक, मोहरे मिले हैं, मोहरे थे। ठीक है, मनके थे। ठीक है, आभूषण, ये सब चीज मिला है। तो यहाँ से इसका कला के बारे में जानकारी मिलता है। अब इसकी लिपि कैसी थी? तो लिपि इसकी थी चित्रात्मक। ठीक है, चित्रात्मक, चित्रात्मक, ठीक है, चित्रात्मक, चित्रात्मक, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, नहीं गया है। अब यहाँ से फिर हम लोग चलेंगे कि इसका धर्म का क्या था। क्या धर्म, धर्म के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। आपका फुल यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब कवर अप हो जाएगा सिंधु, सिंधु घाटी। तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी के पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी के, पशुपति के, पशुपति का पूजा, वृक्ष का पूजा, ठीक है, वृक्ष का पूजा, ये सब का पूजा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट से लिख लीजिएगा, जो ऊपर हम लोग पढ़े थे कि कपास की भी खेती होती थी कृषि में। तो कपास की खेती का जो पहला प्रमाण मिला है ना, कपास का पहला, इसी सभ्यता से मिला है। ठीक है, और ये कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। कैसी? शहरी सभ्यता। तो इतनी जानकारी हम लोग एक क्वेश्चन से उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो यहाँ से क्या था? मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अब बहुत कुछ जान चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका तीसरा, तीसरा क्या है आपका? तीसरा है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ के लोग तांबा से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, सोना से परिचित थे, और लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि आपको देखिए कितना ब्रॉड एस्पेक्ट में आपको जानकारी मिल रही है एक इतने क्वेश्चन से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ठीक है, तो ऋग्वेद में ऐसे 10 मंडल हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको बताते हैं और इसकी जानकारी अब लेते हैं। ठीक है, इसमें ऋग्वेद के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। तो ऋग्वेद क्या है? ठीक है, ऋग्वेद इसका ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इसमें देवताओं का क्या है?
देवताओं का स्तुतियां किया गया है, ठीक है, देवताओं का स्तुतियां, जिसको सूक्त कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि कितना सूक्त है, क्या रचनाएं हैं। इसकी रचना जो हुई थी, कब हुई थी? 1500 से 1000 बीसी, ठीक है, 1000 बीसी। इसमें कितने मंडल हैं? मंडल अभी जो हम लोग आंसर बताएं 10 मंडल है, ठीक है। कितने सूक्त है, जो अभी इसमें सूक्त का ही चर्चा था, तो 1028 सूक्त है, ठीक है। अब इसमें मंत्र भी है, ठीक है, मंत्र भी है, ग्रंथ है तो मंत्र भी होगा, 10,552, ठीक है। अब इसके बारे में और जानते हैं कि इसका भाषा कैसी थी। भाषा तो वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत था, ठीक है, वैदिक संस्कृत। कैसा? वैदिक संस्कृत। अब इसमें प्रमुख देवता, ठीक है, प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे, देवता इंद्र थे, जिनके सबसे अधिक बार चर्चा हुई है, सबसे अधिक बार वर्णन किया गया, वर्णन किया गया, ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं, और भी इसमें है कि इसमें प्रमुख सूक्त लिखा गया है। जो प्रमुख सूक्त है, जो अभी पढ़ रहे थे स्तुतियां, तो इसमें दो प्रमुख सूक्त है, ठीक है। एक पुरुष सूक्त और एक नासीदत्त सूक्त, नासीदत्त सूक्त, नासीदय सूक्त है। तो पुरुष सूक्त में हमारा 4 वर्ण, जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये नादिया सूक्त में क्या कहा गया है कि इससे क्या पता चलता है, सृष्टि की उत्पत्ति पता चलता है। क्या? सृष्टि की उत्पत्ति, कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब और आगे हम इसके बारे में जानेंगे। इतना से नहीं, इसका समाज कैसा था, ऋग्वेदिक सामाजिक समाज कैसा था। तो ये पशुपालन जो था, पशुपालन प्रधान समाज था, ठीक है। मतलब इसमें पशुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता समाज में। कृषि का थोड़ा बहुत प्रारंभ हो गया था ऋग्वेद में, जानकारी आ गई थी। और गौ का महत्व ज्यादा था, दुहिता कहते थे, दुहिता, ठीक है, दुहिता कहा जाता था, ठीक। इसको, इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ क्या था, राजा को राजन बोला जाता, राजा सर्वोच्च रहता था, ठीक है, राजन कहा जाता था। और यहाँ पे सभा थे, कुछ सभा थे, जैसे सभाएं थी, सभाएं होती थी, जैसे सभा और समितियां, सभा और समिति। इसको क्या कहा जाता था, प्रशासनिक संस्था थी, प्रशासनिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? ये प्रशासनिक संस्था थी। तो आप आगे ये क्वेश्चन मिलेगा, में भी मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हाँ, जैसे ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित, देखिए पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 5वां नंबर में क्या है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित किसको है, इंद्रदेव का अधिक बार। और देखिए यहाँ से क्या है, वरुण भी है, अग्नि का भी है, और सोम देवता का भी वर्णन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6ठे नंबर पे क्या है, वैदिक काल में सभा और समितियां क्या थी, अभी पढ़े हैं। तो ये सी नंबर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, मतलब प्रशासनिक संस्थाएं हैं ये। कौन सी? प्रशासनिक संस्थाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो महाजनपद, ठीक है। अब महाजनपद, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? सबसे पहले ये महाजनपदों की संख्या कितनी थी, ये हम लोग जान जाते हैं, 12, 14 या 16 या 18। तो ये 16 थी, ठीक है। अब हम आप इसके बारे में, महाजनपदों के बारे में आपको हम डिटेल बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल इसका जान जाएंगे तो बाकी अच्छी रहेगा, आगे चल के जो आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट हमें यहाँ से देगी, ठीक है। तो महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद 16 थे, ठीक है, जो बड़े बड़े थे, ठीक है। उल्लेख इसका कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। किस निकाय में? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ऐसे है क्या ये? तो बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? बौद्ध का ग्रंथ है, ठीक है। इसका काल क्या है, महाजनपद का काल? किस काल में? तो छठी ईसा पूर्व में था, ठीक है, छठी ईसा, यानी 600 बीसी, ठीक है, 600 बीसी में। यहाँ पे नाम जानेंगे कि ये 16 महाजनपदों का नाम कौन कौन था। तो नाम जान लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग हो सके तो आप इसे नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो अंग थी पहला, दूसरा मगध, तीसरा काशी, कौशल, चौथा कौशल हो गया, पांचवा आपका वत्स हो गया, ठीक है, छठा आपका अवंती हो गया, अवंती,
सातवां आपका चेदी हो गया, नौवां आपका कुरु हो गया, 10वां आपका पंचाल हो गया, पांचाल हो गया। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये मैं कट करके मैं लिख रहा हूँ। आपका 11वां जो हो गया आपका मत्स्य हो गया, 12वां आपका आपका सुरसेन हो गया, ठीक है, सुरसेन हो गया, सुरसेन। 13 आपका अस्मक हो गया, अस्मक। 14 आपका वज्जी हो गया, सॉरी ये 13 ही है, और 14 आपका मल हो गया, और 15 आपका कंबोज हो गया, और लास्ट है गंधार, ठीक है, गांधार। जो 16वां क्या हो गया, गंधार, गांधार। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, वज्जी, मल, कंबोज, गांधार। ये ठीक है, आप लोग 16 लिख लिए हैं। अब यहाँ से महाजनपदों के बारे में हम ये पता चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और तो मगध की राजधानी, अब आ गया मगध के बारे में, ठीक है। आपका मगध के बारे में, तो मगध की राजधानी कहाँ थी, मतलब क्या थी, मगध की राजधानी कौन सी थी, ठीक है। ऐसे तो राजगिरी माना जाता है, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपको बाद में पता चलेगा। राजगिरी माना जाता है, ठीक है, राजगिरी ही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र। अगर राजगीर राजगिरी ही रहता, यानी राजगीर रहता, तो ये राजगीर मानते, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जैन धर्म के बारे में, ठीक है। कौन सा, जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। ए में पार्श्वनाथ है, ऋषभ, बी में ऋषभ देव है, सी में महावीर स्वामी है, डी में नेमिनाथ है, ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर के नाम से आप लोग भी गेस कीजिएगा, ठीक है। तो ये महावीर स्वामी है, ठीक है, महावीर स्वामी। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फुल डिटेल थोड़ा जैन धर्म के बारे में लेते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म क्या है, जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक, तो महावीर स्वामी को माना गया है, महावीर स्वामी को माना गया है, ठीक है। इन्हीं को 24वें तीर्थंकर भी माना गया है, समझे। तो और तीर्थंकर टोटल कितने थे, कुल 24 थे, ठीक है, 24 थे, ठीक है। जिसमें प्रथम कौन था, प्रथम, प्रथम ऋषभ, ऋषभ देव, ठीक है, कौन, ऋषभ देव, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिनाथ भी, आदिनाथ। 23वें कौन थे, 23वें, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में आएगा, इसलिए पेपर में आता ही है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। अब यहाँ से फिर हम जानेंगे कि महावीर स्वामी का थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। महावीर के बारे में जानेंगे तो जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली। कब हुआ, कब हुआ भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कब हुआ। तो 599 ईसा पूर्व, यानी बीसी में, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, पिता माता जान जाते हैं कि पिता माता का क्या नाम था। आप लोग लिखते जाइएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो पिता सिद्धार्थ थे, कौन थे, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। माता क्या थी, माता का नाम त्रिशला थी, माता त्रिशला, ठीक है। अब यहाँ से इनके बारे में और जानते हैं अब कि ये जैन धर्म में त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न के बारे में बोला गया है। तो त्रिरत्न कौन सा था, तो पहला रत्न है सम्यक दर्शन, ठीक है, दर्शन। दूसरा हो गया सम्यक ज्ञान, और तीसरा आपका सम्यक आचरण, ठीक है, या चरित्र, सम्यक आचरण या चरित्र, ठीक है। त्रिरत्न के बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं इसमें एक और है पंच महाव्रत, पंच महाव्रत, ठीक, पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत में क्या है, क्या दिया गया है, पहला कौन सा है, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा। दूसरा कौन सा है, सत्य, ठीक है। तीसरा कौन सा है, अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय मीन्स होता है चोरी ना करना, ठीक है, चोरी ना करना। और चौथा क्या है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। पांचवा अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। ये हम लोग पंच महाव्रत के बारे में जानेंगे। इनका सिद्धांत क्या है,
बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है? तो ये कर्म कर्म आधारित ये सिद्धांत, कर्म सिद्धांत इनका बहुत बड़ा है। ठीक है, आत्मा एवं पूर्व जन्म में ये विश्वास करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और कहीं आपको टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा। आप पूर्व मतलब आत्मा एवं पूर्व जन्म में कैसे रखते हैं, तो विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये विश्वास करते हैं। ठीक है, आत्मा एवं पूर्व जन्म में। ठीक है, अब मोक्ष इनका जो से होता है, मोक्ष की प्राप्ति सर्वोच्च लक्ष्य होता है। क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति सर्वोच्च लक्ष्य होता है। अब आगे और जानते हैं। ठीक है, सिद्धांत तो जान लिए, संप्रदाय क्या है? इनके संप्रदाय भी थे, संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय थे। तो संप्रदाय, ठीक, संप्रदाय कौन कौन संप्रदाय थे? श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, दिगंबर दो थे। ठीक है, संप्रदाय एक दो। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे और बढ़ते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ इनका कौन कौन थे? थोड़ा सा धार्मिक ग्रंथ के बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन थे। तो धार्मिक ग्रंथ थे आगम ग्रंथ। ठीक है, जिसको आगम ग्रंथ है इनके। इनका प्रतीक क्या था? प्रतीक में था अहिंसा। ठीक है, अहिंसा के लिए क्या था? सबसे बड़ा सिद्धांत इनका माना जाता था। और चिन्ह जो यानी प्रतीक इनका माना गया है हाथ में चक्र। क्या? हाथ में चक्र, हाथ में चक्र। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर 10वां नंबर क्वेश्चन पे, 10th नंबर क्वेश्चन पे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जन्म कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या वैशाली में। तो यहाँ सी नंबर लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, अब बुद्ध के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो बौद्ध धर्म से लेते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध थे। ठीक है, और ये किस चीज पे आधारित था? तो अहिंसा, करुणा, अहिंसा, करुणा और मध्यम पर आधारित था। ठीक है, अहिंसा, करुणा और मध्यम पर आधारित था। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा, बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। आगे चलते हैं, बुद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये रिलेटेड क्वेश्चन है जो। तो बुद्ध जन्म कहाँ हुआ? जन्म इनका अभी पढ़े लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ? तो 563 बीसी में। ठीक है, बचपन का नाम इनका क्या था? तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। माता कौन थे? माता इनका माया देवी। ठीक है, माया देवी या महागौतमी बोला जाता है। और पिता का नाम क्या था? सुदोधन। क्यों? सुदोधन, सुदोधन। ठीक है, सुदोधन। इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, निरंजना नदी के किनारे। बोध गया, निरंजना नदी के किनारे, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, और थोड़ा इनके बारे में और डिटेल जानते हैं। तो इन्होंने, ये धर्म ने 4 आर्य सत्य दिए थे। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या दिए थे? दुख। ठीक है, पहला दुख है। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। ठीक, दुख समुदाय। तीसरा दुख निरोधक, दुख निरोध। ठीक है, दुख निरोध। और चौथा जो है आपका दुख निरोधगामी, निरोधगामिनी, निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, प्रतिपदा। ये इनका 4 आर्य सत्य थे। इसका बौद्ध धर्म का। ये बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग पे काम करता था। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग दिया इसका, अष्टांगिक मार्ग रास्ता दिया। क्या कौन कौन थे? तो पहला सम्यक दृष्टि, लिखते चलिएगा, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाणी। ठीक है, सम्यक वाणी। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति। ठीक है, और सम्यक समाधि। ठीक, आई होप आप लोग लिखते चल रहे होंगे। मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है ये बोर्ड पे, तो मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ और मैं लिखने का कोशिश भी कर रहा हूँ जितना हो सक रहा है। आप लोग लिखते चलिएगा, ज़्यादा बेनिफिट आपको करेगा। मैं पूरे डिटेल में आपको करवा रहा हूँ। और आगे चलते हैं कि बौद्ध धर्म में और क्या है। तो त्रिपिटक
इसमें दिया गया है, त्रिपिटक में है कि पहला पिटक जो है विनय पिटक है, ठीक है, विनय पिटक, और दूसरा आपका सुत पिटक, और तीसरा आपका है अभिधम पिटक। कौन सा? अभिधम पिटक। इसका त्रिपिटक हो गया। अब इसका संप्रदाय कैसा था? संप्रदाय जैसे उसमें पढ़े थे ना दिगंबर और श्वेतांबर का, तो इसमें भी संप्रदाय के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म का संप्रदाय क्या था। तो बौद्ध धर्म संप्रदाय में भी ये भी दो संप्रदायों में बटा था आपका। कौन? हीनयान, और दूसरा महायान, ठीक है, महायान। अब इसका भी प्रतीक जानते हैं, उसका धर्म चक्र था, तो इनका भी धर्म चक्र है, ठीक है, चक्र था उनका, ये धर्म चक्र है। और भाषा इनका कैसा था? पाली था। और पहला इन्होंने बौद्ध ने प्रथम उपदेश जो कहाँ दिए थे? उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। आपको फुल्ली डिटेल में जब मैं अपना वीडियो लाऊंगा, आपका फाउंडेशन कोर्स लाऊंगा, तो मैं आपको पूरे अच्छे से डिटेल से आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हो गई, तो बौद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? अभी पढ़े हैं, तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? अब यहाँ पे मौर्य वंश आ गया, ठीक है, मौर्य वंश से आ गया। तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो अब थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? कि मौर्य वंश का संस्थापक थे, ये संस्थापक होगा, ठीक है, संस्थापक। भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाला, ठीक है, विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, ठीक। अब इसका काल क्या था? तो काल यहाँ था 322 बीसी से 298 बीसी तक इनका शासनकाल था। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, जिनका ये आपका अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र जिसने लिखा है चाणक्य ने। ये इन्होंने राजधानी कहाँ बनाए थे? कैपिटल कहाँ बनाया था? राजधानी राजधानी इनका कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र में बनाया था। कहाँ? पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब आगे इसको और इनके बारे में डिटेल जानते हैं कि इनके टाइम में यूनानी यूनानी जो शासक था, यूनान का जो शासक उस समय कौन था? सेलुकस सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, कौन थे? सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। ये क्या कहते? सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। कब पराजित किया था? ये आप याद रखिएगा 305 बीसी में, ठीक है। ये सब डेट मोस्टली इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप बीपीएससी पीसीएस देते हैं या आप एसआई देते हैं, और एईडीओ में आपको निश्चित है कि डेट तो याद करके जाना पड़ेगा कि 100 नंबर का जीके है यहाँ पे एईडीओ में। और जल्दी के कारण जो भी बीपीएससी एईडीओ के कारण ही मैं इतना डिटेल में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और एसआई आने वाला, ठीक है, उसका भी पेपर होने वाला। अब एक यूनानी राजदूत भी भेजा था, यूनानी राजदूत आया था इसी के टाइम में, जो मोस्ट मतलब फेमस है, मेगास्थनीज, हर कोई जानता है, पढ़ने वाला हर कोई जानता है, मेगास्थनीज। इनकी बुक है कौन है? इंडिका, ठीक है, इंडिका। लास्ट टाइम जो चंद्रगुप्त जो जैन धर्म को स्वीकार किए थे। कौन सा? जैन धर्म को स्वीकार किया। अब ये जैन धर्म स्वीकार करवाने वाला जो इनके गुरु बने थे, ये भी पूछा जाता है, जो भद्रबाहु बने थे। कौन? भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु बने थे। और इन्होंने अंतिम जो सरवनबेलागोला, कर्नाटक में सरवनबेलागोला में इनका मतलब निधन हुआ था। कैसे? सन सल्लेखन
संलेखना, या इसको संथारा भी बोला जाता है, संथारा पद्धति भी बोला जाता है, ठीक है, के माध्यम से अपना देह त्याग किया था। अब यहाँ से जान गए कि हम लोग क्या है मौर्य वंश के बारे में, इतना डिटेल हो गया। अब चलते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर के क्वेश्चन पे देखिए आइए, तो यहाँ पे जो पहले पढ़ चुके हैं उसी के बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो पतंजलि नहीं थे, चाणक्य थे, ठीक है, यहाँ पे चाणक्य सीधे लगाएंगे, ठीक है। अब अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अब थोड़ा ये तो पहले जान जाते हैं कि अशोक अशोक के अभिलेख जो थे, जो भी अशोक के अभिलेख का बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी। तो ये तो प्राकृत भाषा में थी, ठीक है, प्राकृत भाषा में इसका क्वेश्चन जान जाते हैं। लेकिन अब इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल, अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेंगे, ये भी मौर्य वंश का ही शासक था, ठीक है। तो सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल थोड़ा सा। तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके पौत्र थे, ठीक है, पोता थे, ठीक है, पौत्र थे। इनका शासनकाल कब था? तो इनका शासनकाल था 268 बीसी से 232 बीसी तक, ठीक है। और ये राजधानी कहाँ बनाए थे? सब नोट करते जाइएगा प्लीज, अगर आप देख रहे हैं तो नोट करते जाइएगा। राजधानी पाटलिपुत्रा, इन्होंने भी पाटलिपुत्रा बनाया था, ठीक है, पाटलिपुत्रा ही बनाया था, ठीक है। और ये अपना जो था कलिंग, एक युद्ध इनका फेमस होता है, कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध ये कब हुआ था? ये भी नोट कर लीजिएगा, 261 बीसी में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। इसी के बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन आया था। पूछा जाता है कि हृदय परिवर्तन कब हुआ था अशोक का, किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। और इन्होंने क्या, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। कौन सा? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या चलाया? धम्म की नीति चलाई। कौन सी नीति अपनाई? धम्म नीति चलाई, ठीक है। धम्म नीति क्या होता है? जो अहिंसा, सत्य, करुणा और सभी धर्मों को के प्रति क्या होता है, सहिष्णुता का भावना रखता हो, ठीक है, सहिष्णुता का भावना रखता हो। अब इनके अभिलेख जो है, अभिलेख हैं कौन कौन है? शिलालेख और स्तंभ लेख दोनों हैं, ठीक है। जिसकी भाषा क्या है? प्राकृत है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका क्वेश्चन बताया प्राकृत में। और इनकी जो लिपि है, लिपि जो है किस भाषा, ब्राह्मी या खरोष्टी है, ठीक है, सॉरी, ब्राह्मी और खरोष्टी, खरोष्टी ये लिखते चलिएगा प्लीज। और आपका, और बाकी आगे फिर और ज़्यादा थोड़ा सा जानकारी और लेते हैं इनके बारे में। तो धम्म महामात्र, एक धम्म महामात्र, ठीक है, महामात्र नाम का अधिकारी होता था। ये क्या करता था? ये अधिकारी को किस लिए नियुक्त किया जाता था? धम्म के प्रचार हेतु, धम्म के प्रचार प्रचार करने के लिए ये अधिकारी का नियुक्ति होता था, धम्म महामात्र, ठीक है। अब आए कि इनके समय काल में बौद्ध का तृतीय सम्मेलन या संगीति कहा जाता है, ठीक है। थर्ड जो संगीति हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, ठीक है, पाटलिपुत्रा में इनका राजधानी था। पहला हुआ था अजातशत्रु के टाइम, जो कि राजगिर में होता है, ठीक है। दूसरा वैशाली में हुआ था, और सॉरी, दूसरा हाँ वैशाली में हुआ था। और आपका तीसरा ये आपका अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चौथी जो हुआ था कुषाण, कुषाण के समय कुंडग्राम में, ठीक है, कुंडग्राम जो जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं इनके बारे में, और क्या क्या किए हैं अब ये बुद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। तो पुत्र जो है, पुत्र इनके महेंद्र, ठीक है, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, पुत्री कौन थे? संघमित्रा, ठीक। संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, प्रचार हेतु, धम्म का प्रचार हेतु, ठीक है। सिंह स्तंभ जो है सारनाथ से लिया गया है। सिंह स्तंभ जो है इनका कहाँ है? सारनाथ से है, सारनाथ में है इनका। अब इतना डिटेल हम लोग जान गए हैं अशोक के बारे में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। अब सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन में भी फिर से आ गया दोबारा यही कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे?
तो चाणक्य ही थे। अब आएगा गुप्त काल। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा गुप्त काल के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी जाए, पूरी मैं डिटेल बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं उसकी पूरी डिटेल करवाते जाता हूँ, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन अभी हुआ है, ठीक है। अभी 14 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, गुप्त काल का किस नाम से जाना था? तो मैंने बता दिया, स्वर्ण युग का। अब गुप्त काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। गुप्त काल, गुप्ता पीरियड, ठीक है, काल। इसका काल क्या कहा जाता है? गोल्डन एज। क्या कहा जाता है? गोल्डन एज। इसका कला और साहित्य के लिए अब विज्ञान एवं प्रशासन में अद्भुत विकास दिखा गया। इस समय बहुत विकास हुआ था कला साहित्य का और विज्ञान और प्रशासन में। इसी टाइम क्या हुआ, सॉरी इसका पहले देखते हैं काल क्या है। काल तो 320 एडी से आपका 550 एडी। अब यह आ गया ईस्वी में आ गया, ठीक है। ये ईस्वी में आ गया, एडी मतलब ईस्वी में आ गया, ठीक है। राजधानी इसने कहाँ बनाया था? इन्होंने भी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा में ही इनकी राजधानी थी। ये लिखते चलिएगा, ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा। राजधानी इनका कहाँ था? पाटलिपुत्रा में था, ठीक है। और संस्थापक किनको माना जाता है? तो ऐसे तो संस्थापक जो था, ठीक है, श्रीगुप्त, और ऐसे इनको चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, लेकिन श्रीगुप्त अगर रहा तो ऑप्शन में श्रीगुप्त कहलाएगा, मतलब आप टिक लगाइएगा, नहीं तो फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट लगाइएगा, ठीक है। और इनके प्रमुख शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, समुद्रगुप्त थे, ठीक है। और ये एक चीज और जान लेते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, ये क्या थे? गुप्त संवत चलाए थे, गुप्त संवत, ठीक है। गुप्त संवत इन्होंने स्टार्टिंग करवाया था कब? 320 ईस्वी में, ठीक है, 320 ईस्वी में। आगे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त भी थे, तो समुद्रगुप्त के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। समुद्रगुप्त जो थे, भारत का, इनको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलिया, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर बी ए स्मिथ ने किया था, स्मिथ ने कहा था, ठीक है, वी ए स्मिथ ने कहा था, ठीक है, वी ए स्मिथ ने कहा था। और इनके टाइम में, मतलब एक इलाहाबाद में इनका प्रशस्ति है, ठीक है। ये इलाहाबाद बाद प्रशस्ति में इनका वर्णन किया गया है। जो इनका कवि जो उस समय थे, दरबारी कवि थे, हरिसेन ने इनके बारे में वहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब आगे वो भी आएगा, आगे मैं वो भी डिटेल आपको बताता चलूंगा, ठीक है। अब राजधानी जानी है इनका कि कहाँ था? पाटलिपुत्रा में था। अब और भी जानते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड के बारे में क्या और है थोड़ा। सम्राट सर्वोच्च यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? सम्राट को सर्वोच्च माना जाता था। और सामंत व्यवस्था का इसमें शुरुआत हो गया था। क्या है? सामंत व्यवस्था की शुरुआती हो गया था, ठीक है, सामंत व्यवस्था की शुरुआती हो गया था। और यहाँ पे एक और चीज़ आया था प्रांत में, जो सामंत व्यवस्था की शुरुआत के साथ साथ यहाँ तो कुमार गुप्त था, कुमार गुप्त शासक जो था, जो आपको पहले नहीं बताए, वो मैं फिर से बता देता हूँ। कुमार गुप्त जो थे, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना मगध मगध राज में, ठीक है। अब यहाँ पे और जानते हैं इसका कि इसमें जो सबसे बड़ा कौन था? तो प्रांत था, ठीक है। प्रांत के बाद कौन आता था? भुक्ति आता था, ठीक है। भुक्ति के बाद कौन आता था? विषय आता था, ठीक है। ये आपका क्रोनोलॉजी था। अब कला में क्या था इनका? कला अजंता का गुफा बनाया था, ठीक है, अजंता गुफा बनाया। मूर्ति कला का विकास हुआ। और दशावतार मंदिर जो था देवगढ़ में, वो भी इन्हीं के काल में बना था, गुप्ता पीरियड में ही बना था। इनका साहित्य कैसा था? तो साहित्य में जो अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम किनका? कालिदास का, कालिदास का, ठीक है। और विशाख दत्त ने क्या लिखा था? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस,
अमर सिंह द्वारा क्या लिखा गया था? अमर सिंह अमर कोश लिखे थे, अमर कोश। ठीक है, ये साहित्य इनके काल ये गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। एक चीज और हुआ था कि विज्ञान एवं गणित में विज्ञान एवं गणित में इन्हीं के शासन काल में आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट शून्य का खोज किए थे और पाई का मान दिए थे। ठीक है, ये पक्का अब ये याद कर लीजिएगा, आगे भी क्वेश्चन में आएगा, लेकिन ये भी लिख लीजिएगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपके लिए बेनिफिट है, मैं लिख भी रहा हूँ, लिखने का कोशिश भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ सही से, लेकिन थोड़ा सा पेन का दिक्कत है मेरे पास अभी। मैं जल्दी इसका भी निवारण करूंगा। और दशमलव प्रणाली भी आया था, दशमलव प्रणाली भी लाया गया था, दशमलव प्रणाली भी इसी काल में आया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और जानेंगे कि विदेशी यात्री एक आया था, विदेशी यात्री भी आया था इसके शासनकाल में, तो फाहियान आया था, फाहियान। ठीक है, फाहियान जो चीन से आया था, फाहियान इसके शासनकाल में आया था। अभी इतनी बातें मतलब हम लोग जाने हैं अभी तक, मतलब गुप्त काल के बारे में अब जान गए हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? स्वर्णयुग कहा गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए आ गया 15 नंबर क्वेश्चन में, क्या आ गया आपका? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? तो बी ए स्मिथ कहा था। ठीक है, बी ए स्मिथ कहा था, ये सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो यहाँ कुमारगुप्त, देखिए सी नजर आ रहा है, कुमारगुप्त ने करवाया था। समझे? तो यहाँ से देखिए, जब हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये पता लग जाता है कि हम लोगों को, और आने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनकी जो आपका आंसर पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? अब हर्षवर्धन के बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं अभी। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, तो ये कन्नौज थी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जितनी भी और भी बात आएंगे, मतलब क्वेश्चन आएगी, तो आप लोगों को मतलब आसानी होगी फिर आपको आंसर करने में। ठीक है, हर्षवर्धन, तो ये हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो था वर्धन वंश का महान शासक था, वर्धन वंश का महान शासक, महान शासक था। ठीक है, ये उत्तर भारत में क्या है, ये उत्तर भारत को एकीकरण किया था, उत्तर भारत का एकीकरण किया था। ठीक है, एकीकरण कर किया इसने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, एच बी इसको शॉर्ट टर्म में लिखते हैं। तो इसका शासनकाल कब था? शासनकाल, शासनकाल तो ये 600 से ईस्वी से 647 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, एडी तक किया। ठीक है, राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया? राजधानी अभी पढ़े हैं, कन्नौज में बनाया था। कहाँ? कन्नौज में। ठीक है, इनका उत्तर भारत का एकीकरण का जो जरिया था वो कैसे, मतलब दक्षिण तक भी फैला था, ऐसा नहीं कि उत्तर में भी किए थे, लेकिन दक्षिण में इनका जो अभियान था, जो चालुक्य शासक, चालुक्य शासक के साथ, चालुक्य शासक के साथ, पुलकेशियन द्वितीय के साथ, पुलकेशियन द्वितीय के साथ इनका युद्ध हुआ था। किसमें? नर्मदा नदी पे। द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था नर्मदा नदी पे। वहां पे ये पराजित हो गए थे। हर्षवर्धन तो जो थे ना वो पराजित हो गए थे। और इन्हीं के काल में भूमिदान प्रचलन व्यापक बढ़ गया था। ठीक है, भूमिदान जो था होता था वो प्रचलन ज्यादा हो गया था। ठीक है, इनके शासनकाल में, हर्षवर्धन के। ये धर्म कौन सा अपनाते थे? तो धर्म तो पहले शैव था। ठीक है, बाद में इन्होंने, धर्म इनका शैव था, बाद में इन्होंने बौद्ध का अपनाया। ठीक है, बाद में बौद्ध बौद्ध अपनाया। और ये स्वयं लेखक भी थे। ठीक है, इनकी स्वयं लेखक भी थे। तो इनकी बुक कौन कौन थी जो लिखे थे इन्होंने? तो ये बुक जो लिखे थे, नागानंद, नागानंद। ठीक है, नागानंद आपका हो गया, रत्नावली हो गया, रत्नावली हो गया, आपका प्रिय दर्शिका हो गया। ठीक है, प्रिय दर्शिका हो गया। इन्होंने 3 बुक लिखा था। ठीक है, और इनके शासनकाल में कौन आया था? देखिए गुप्ता पीरियड में कौन आया था? फायान आया था। लेकिन इनके शासनकाल में जो आया था चीनी यात्री कौन था? हेनसंग आया था।
हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। इसकी जो बुक थी, इसकी बुक थी सी यू की, ठीक है, सी यू की। इन्होंने ग्रंथ लिखा था, अपना बुक लिखा था, ठीक है। इसी के बारे में, इसी में इन्होंने डिटेल में अपना भारत के बारे में लिखा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो बता चुके थे, चाणक्य था। आपका 19 नंबर का, रामायण का जो रचयिता कौन था? रामायण का रचयिता यहाँ पे वाल्मीकि जी थे। कौन? वाल्मीकि जी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? देखिए यहाँ पे आया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, जूम करते हैं थोड़ा। देखिए, या मैंने बताया था कि श्रीगुप्त जो थे, जो श्रीगुप्त थे हमारा, श्रीगुप्त अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कहाँ, किसको मारेंगे हम? चंद्रगुप्त फर्स्ट को मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। देखिए अभी आपको मैंने कुछ देर पहले ही इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में बताया था, इलाहाबाद के प्रशस्ति के बारे में ही पढ़ाया था आपको, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। इलाहाबाद के प्रशस्ति के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। देखिए इलाहाबाद की प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से था, ठीक है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें और थोड़ा सा इसका और डिटेल जानेंगे तो समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन है, इसका उपलब्धियों का वर्णन है इसमें, ठीक है। और अशोक स्तंभ पर ये उत्कीर्ण है। भाषा कैसी है इसकी? तो भाषा संस्कृत में है, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और लिपि ये जो है कैसा है? तो ब्राह्मी है, ठीक है, ब्राह्मी है, ठीक है, ब्राह्मी है, लिपि ब्राह्मी है। अब आगे बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन में, समुद्रगुप्त को किसने लिखा? मतलब ये समुद्रगुप्त का जो अपना जीवनी है वो किसने लिखा था? तो मैंने बताया था हरिसेन थे, उनके राजकवि दरबार थे, ठीक है। अब हम अपना 23 नंबर क्वेश्चन पे आके, कालिदास किस काल के कवि थे? तो अभी जाने गुप्त काल के कवि थे, ठीक है। अब मेगास्थनीज आपका किसके काल में आए थे? तो मेगास्थनी किसके दरबार में आए थे? तो हम लोग को पता था कि समुद्रगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ये चंद्रगुप्त के काल में, यूनानी जो शासक सेलुकस के टाइम में आए थे, ठीक है। अब यहाँ से 25वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर में मेगास्थनीज की पुस्तक है ये। अब आप पीछे जो पढ़ चुके हैं ना, आप इजी वे में आप इसका आंसर अब दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इतना डिटेल पहले ही करवा चुका हूँ। हर्षवर्धन की राजधानी, देखिए फिर से ये रिपीटेड है क्वेश्चन, तो कन्नौज थी, ठीक है। अब 27 नंबर, हर्ष की जीवनी, हर्ष की जीवनी जो लिखने वाले थे ये बाणभट्ट ने लिखे हैं, ठीक है। बाणभट्ट, कौन? बाणभट्ट, ये भी दरबारी कवि थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो मगध में है। किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। पीछे ही पढ़ा चुका हूँ मैंने, बता चुका हूँ मैं आप ये सब, ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन जो आते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ये भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में है आपका। अब सांची स्तूप किससे संबंधित है? तो सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपको 31 महाजनपदों की संख्या, देखिए फिर से आ गया 16, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ठीक है, तो उस समय देखिए चंद्रगुप्त जो थे उस समय मगध का एकीकरण किए थे, पूरे पूरे मगध का विशाल साम्राज्य उन्होंने बनाया था, तो यहाँ पे मगध हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये 33 मगध की प्रथम राजधानी, देखिए आ गया ना। उस समय मैं बता रहा था कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पाटलिपुत्र, अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र, लेकिन जो प्रथम राजधानी थी वो राजगिरी था, ठीक है, राजगिरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप 34 देखिए, 34 में क्या कह रहा है कि शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य की खोज किसने किया था? किस काल में हुआ था? सॉरी, किस काल में हुआ था? तो गुप्ता काल में हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। इन्होंने ही पाई का मान भी दिया था। पूरे डिटेल में मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, मतलब पिछले क्वेश्चन में उसी का आ रहा है फिर से, ठीक है। आर्यभट्ट किस विषय से संबंधित है? तो खनिज एवं खगोल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये चरक किस क्षेत्र से जुड़े थे? गणित से नहीं होंगे, गणित से अभी देखिए यहाँ पे जुड़े थे आर्यभट्ट।
खगोल से भी नहीं होंगे, राजनीतिक से भी नहीं होंगे, राजनीतिक में तो ऑलरेडी चाणक्य हैं, तो इसलिए क्या आंसर आता है, चिकित्सा आता है, ठीक है। चरक किससे जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अब यहाँ 37, तो 37 में देखिए सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत किसके लिए प्रसिद्ध? कुछ आवाज़ प्रॉब्लम हो गई थी, मे बी लगता है। अब ठीक आ रही होगी आप लोगों को आवाज़, ठीक है? तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग कहाँ पे थे अभी? ये आपका क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? संगम साहित्य किस भाषा में था? तो यहाँ तो हम लोग बता दिए थे, ये तमिल भाषा में। चोल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, चोल में। तो ये क्या था? चोल वंश का, सॉरी, चोल वंश के बारे में भी नहीं पढ़े थे। 40 में क्या? चोल वंश, ठीक है। चोल वंश किस क्षेत्र से संबंधित? तो दक्षिणी भारत में थे। कहाँ थे ये? दक्षिणी भारत में, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, चोल वंश के। तो दक्षिण भारत का ये क्या था? प्रमुख राजवंश था, ठीक है। प्रमुख राजवंश था दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत में था। अब यहाँ जो क्या पड़ता था? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में ये था, ठीक है। अब ये क्या था? इसका काल जो था, समय जो था, ये प्राचीन जो चोल थे, प्राचीन चोल जो थे, ये क्या थे? प्राचीन चोल संगम काल, संगम काल में थे, ठीक है। मध्यकालीन जो चोल आए, ये दो आए, ठीक है। मध्यकालीन जो चोल थे,
मध्यकालीन जो चोल थे 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, ठीक है, 13वीं शताब्दी तक। कहीं न कहीं आज आप अगर पढ़े होंगे 13वीं शताब्दी में तो काकतीय वंश के बारे में ये आपका करंट में आज आपका पढ़ाया गया था, ठीक है? तो आप उसे भी देख लीजिएगा, करंट का जो मैंने डाला है वीडियो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और क्या बात करते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ थे? तंजावुर में थे, ठीक है? तंजावुर में था, ठीक है? कहाँ? इसकी राजधानी थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं, तंजावुर, ठीक है? तंजावुर, ठीक है? और इनके बाद में कहाँ बनाया गया था इसका? गैंग 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 गैंगटो जो चोलपुरम था, गैंगको चोलपुरम, ठीक है? यहाँ बनाया गया था, ओके। अब यहाँ प्रमुख शासक कौन थे? प्रमुख शासक में आ जाता है विजयलय, ठीक है? विजयलय जो चोल का संस्थापक माना जाता था, चोल वंश का विजयलय, ठीक है? विजयलय जो थे वो संस्थापक माने गए हैं। दूसरा में राजा राज चोल थे, राजा राज चोल थे। इनकी भी उपलब्धियां थी कि इन्होंने राजा राज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर जो ये मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, जहाँ इनकी राजधानी है, वहाँ इन्होंने बनवाया था, ठीक है? राजा राज चोल ने क्या बनाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक है राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है? राजेंद्र चोल प्रथम। इनका प्रशासन क्या था? प्रशासन केंद्रीय प्रशासन था, ठीक है? केंद्रीय शासन था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो थी पहली बार स्थानीय शासन, ठीक है? पहली बार स्थानीय स्वशासन का भी यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है? स्वशासन का उल्लेख है, ठीक है? जिसमें क्या था? जिसके अंतराल क्या आता था? सभा आता था, ऊर आता था और आपका नागरम आता था, ठीक है? नागरम ये सब पूछता है, ठीक है? कि किस के तहत आता था? तो स्थानीय स्वशासन के तहत क्या आता? सभा आया, ऊर आया, नागरम आया, ठीक है? अब भूमि राजस्व व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? भूमि राजस्व व्यवस्था उपलब्ध थी, ठीक है? थल एवं नौसेना यहाँ थी, जो राजेंद्र चोल का, राजा राज चोल जो फर्स्ट था, उनकी जो प्रसिद्धि के लिए, इसी के लिए जाने जाते हैं, जो अभी क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं आगे चल के। तो राजा राज चोल के लिए जो जाने गए कि नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। मंदिर निर्माण जो सबसे ज्यादा ये आ गया मंदिर निर्माण गुप्त काल में, ठीक है? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण का किस शैली में था? तो नागर शैली में था। कौन सा शैली में था? नागर शैली में, ठीक है? शैली दो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली, लेकिन यह नागर शैली में बनाया गया था, ओके। आगे बढ़ते हैं। 43 पढ़ चुके हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का पतन। पतन ये यहाँ पे आएगा बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है? अब यहाँ पे और क्या आता है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वैदिक काल के बारे में जो सबसे छोटी इकाई के बारे में, तो पहले तो वैदिक काल में जो इकाई क्या क्या थी, ठीक है? तो सबसे बड़ी इकाई थी कुल, ठीक है? कुल के बाद आता था ग्राम, ग्राम के बाद आता था कौन? विश, और विश के बाद कौन आता था? जन, ठीक है? जन। तो यहाँ पे जन है, जन किस में है? तो ए में है, तो ये जन होगा। ये आप याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, ठीक है? ताकि आपको हेल्प करेगा। कुल आया, कुल के बाद कुल सबसे बड़ा, कुल के बाद ग्राम हुआ, ग्राम के बाद विश्व हुआ, विश्व के बाद जन हुआ, ठीक है? अब आते हैं हम लोग 45 में। पुरोहित किससे संबंधित था? पुरोहित किससे संबंधित? तो पुरोहित धर्म से संबंधित था, पुरोहित धर्म से संबंधित था, ठीक है? अब यहाँ पे आते अशोक धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसी समय जाने थे अशोक के धर्म के बारे में, तो नैतिकता था। क्या था? नैतिकता था। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग 47 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या था? खरोष्टी लिपि कहाँ प्रचलित थी? तो खरोष्टी लिपि जो था उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित है, ठीक है? ऊपर उत्तर भारत पर
प्रचलित था। अब यहाँ पे आ गया क्या, आपका गुप्त काल की भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? तो गुप्त काल में जो ब्राह्मणों थे उनको भूमि अनुदान दिया जाता था। बाद में प्रचलित हुआ था हर्षवर्धन के काल में, जो दिया जाने लगा था फिर बाद में। फिर यहाँ पे आपका 49 क्वेश्चन नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक पहले भी जान चुके हैं, चाणक्य हैं, ठीक है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? ठीक है, तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो तक्षशिला भी था, नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था, और इसमें तीनों होगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर डी होगा, ठीक है। तो कैसा लगा स्टूडेंट आप सबको? अगर सही लगा तो आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और बेहतर इससे कर पाऊँ, बहुत डिटेल आपके लिए। मैं ये स्टार्ट ही किया हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको बढ़ावा दें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीरियल वाइज सब्जेक्ट का जो है, एक चैप्टर बाय चैप्टर मैं क्वेश्चन आंसर करवाते जाऊँगा और फुल डिटेल करवा दूँ, ठीक है। तो ये वेब्स एकेडमी, ठीक है, वेब्स एकेडमी 24 टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़े, और हमारा चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके सामने और भी ला सकूं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, थैंक यू।